नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे शो पे चाय टॉक्स विद विक्रम पानिया। आज की जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही सुपर डायनामिक पर्सनालिटी है। इन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके बंगाल तक सब जगह पे ये ट्रैवल कर चुके हैं। हालांकि आप ये कहोगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें ये बड़ी बात है कि इनका जो आधा शरीर है वो पैरालिटिक है, लेकिन इनका जो जोश होता है वो 100% है। वो हमारे इंडस्ट्री की डायनामिक आयरन लेडी कहलाती है। तो आइए प्लीज वेलकम कीजिए आज के हमारे गेस्ट प्रज्ञा वेदांत जी से। प्रज्ञा जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, एकदम बढ़िया बढ़िया। तो एक समय ऐसा था कि आप सुबह को उठे और 25,000 रुपए आपके तकिए के नीचे थे। वो दिन को तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो दिन तो कभी नहीं भूलूंगी। जो वो दिन उसने मुझे देखा था, वो हॉस्पिटल था। ओके। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी जब मुझे ये अटैक आया था। उस टाइम उस दौरान सब कुछ खत्म हो चुका था और ये इंडस्ट्री जहाँ पे आपने मुझे बुलाया है, जो ऑडियंस को आप मैसेज देना चाहते हो, वही इंडस्ट्री ने मुझे वापस खड़ा किया। और उस टाइम मुझे तकिए के नीचे मेरे ही स्टूडेंट, जो मेरे लिए भगवान बन के पैसा रख के गई थी और जाने के बाद कॉल करके बताती है कि मैंने आपके तकिए के नीचे पैसा रखा है। हम शौक में आ गए थे। क्यों बोलते, बस हमें इस इंडस्ट्री में आपकी जरूरत है और हमें आप चाहिए। फैंटास्टिक। लेकिन ये अटैक आपको आया कैसे? इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। ये जब मुंबई के अंदर फ्लड आया था 2005 में जी, तब सब कुछ मेरा खत्म हो चुका था। जो मैंने 82 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब मैं शादी करके एक छोटे से घर में शादी करके आई थी, बहुत बड़े सपने लेके आई थी। बहुत बड़े सपने को लेके मैं आई थी शादी करके, क्योंकि सपना हर एक का होता है। वैसे मेरा भी एक सपना था। बचपन तो बीता था बहुत ही गरीब घर में, बहुत ही फाइनेंशियली। मेरी मम्मी टीचर थी और मैं 4 साल की एज में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मम्मी की आई थी और वो ही संस्कार मेरे अंदर आया था। और मैं शादी करके 82 में आई सपने लेके, और इनबिल टैलेंट कुछ था मेरे अंदर, और लेके ससुराल में आया तो यहाँ पे भी 10 बाय 10 की रूम थी और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि सपने बड़े थे, पूरा करना था, मुसीबत और परिस्थिति सामने थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका हौसला मजबूत और सपने बड़े हैं तो आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। और मेरी आई, और मैंने गोदरेज का कपाट, जैसे लोखंड का कपाट होता है, जी बिल्कुल, वहाँ पे एक छोटा सा मिरर होता है, यू नो। ओके। उस मिरर में एक ऐसी छोटी सी चेयर लेके मुझे इनबिल्ट टैलेंट था, मैं 11 साल की एज में आईब्रोज बना लेती थी। फैंटास्टिक। मतलब वो जो गोदरेज के जो कबाट के अंदर मैंने भी देखे हुए जो मिरर लगे होते थे, उनके आगे आप चेयर लगाते थे और वो आपका पहला पार्लर था। यस, टेक्निकली स्पीकिंग। और मुझे प्रेरणा देने वाले मेरी सासू माँ थी, और उन्होंने बताया कि बेटा, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ इनकम की बहुत जरूरत थी, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी बहू के अंदर कुछ तो टैलेंट है। तो उन्होंने आसपास के औरतों को बताया कि मेरी बहू को ये आता है। तो उस जमाने में हम 2 रुपीस लेते थे, 2 रुपए आईब्रोज के लेते थे, और मैं आईब्रोज करके देती थी। और शायद आप बिलीव भी नहीं करोगे, उस दिन हमारे घर में सब्जी आती थी। अच्छा, ओके। मतलब अगर आईब्रो का ऑर्डर आता था तो सब्जी आती थी, और मैं वहां से शुरुआत की। आपने शुरुआत की जर्नी की मैं बता रही हूँ कि 82 से इस तरह से मेरी पार्लर में एंट्री हुई, यानी पार्लर का काम स्टार्ट किया। फिर वही जो पैसा आता था, धीरे धीरे वो सब इकट्ठा करके मुझे अपने आप को अपग्रेड करने के में डालते गई। आसपास के कोई अच्छे कहीं पे भी पहले तो पार्लर में ही सिखाते थे, अभी एकेडमीज एंड क्लासेस आने लगा है, तब वहां पे भी मैंने छोटा मोटा क्लास कर करके मैं बेसिक ऐसा पार्लर का स्टार्ट किया। उस जमाने में तो हर्बल और आयुर्वेदिक ज्यादा चलता था, कॉस्मेटिक्स कम चलता था। तो मैंने धीरे 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 शुरुआत करते करते 5 साल गए, 10 साल गए, 15 साल गया, और बहुत अच्छा एक मुकाम पाया, बहुत अच्छा मुकाम पाया। जो एक 10 बाय 10 की रूम से लेके मैं 1 BHK के फ्लैट तक गई। ओके। और वहाँ पे एक छोटा सा मेरा सैलून, जिसको 300 स्क्वायर फुट की जगह आप बोल सकते हो, वहाँ पे मैंने खुद की जगह ली और मैंने एक मुकाम पाया, जो 15 साल की मेहनत की और कमाया। शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं होगा, कुछ मेरे कर्म हो गए। और 2005 में आपने सुना होगा कि मुंबई में एक फ्लड आया था जी, जो पूरी मुंबई को उसने, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ, बहुत लोगों की जान, उसमें से मैं एक थी। जो मुझे ये
असर करके गया और मेरा सब कुछ छीन लिया। जैसे मेरा कॉस्मेटिक्स का भी बिजनेस था तो कॉस्मेटिक्स का सारा सब कुछ खत्म, पार्लर का सब कुछ खत्म, एक चीज मेरे लिए नहीं बची थी कि जो मैं उसको रीयूज कर सकूं। यहाँ तक हमारे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म, घर, शॉप, पार्लर, गोडाउन सब कुछ खत्म हो चुका था। हम उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगा था कि मैंने जो 15 साल मेहनत करके जो पाया, एक कुदरत की इस आफत ने मेरा सब कुछ ले लिया। तो वो बड़ा मुझे एक मेजर शॉक लगा था मुझे मेंटली, और वो शॉक के कारण मुझे एक ब्रेन का स्ट्रोक आ गया ऑन स्टेज। यानी कि मैं एक क्लास ले रही थी और एक क्लास लेते लेते ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ हो रहा था। मैं गई थी अपने पैरों पे उस क्लासरूम के अंदर, जब मुझे लेके गए तो स्टेचर पे लेके गए थे, वो कहानी थी मेरी। लेकिन मैं क्रेडिट ये सारा, मैं वापस अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं पूरा क्रेडिट मेरी इस इंडस्ट्री को दे रही हूँ कि जिन्होंने वापस मुझे खड़ा किया। ये तो देखिए, हर इंडस्ट्री में आपके लिए तो सभी लोग दुआ बहुत मांगते हैं, सभी लोग यही कहते हैं कि आज हम लोग जो भी हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका हाथ है उनके ऊपर। तो ये प्रज्ञा जी, आपने बताया कि आपका स्टेज के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन आपके स्टेज के ऊपर तो बहुत सारे स्टार निकले हैं। कितने स्टार्स होंगे वैसे अगर देखा जाए तो? सर मैं देखा जाए तो मैं काउंटेबल नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे बच्चे बहुत है जो आज भी मुझे याद भी करते हैं और उनका क्रेडिट शायद वो मुझे ही देते हैं, क्योंकि एक सामान्य सी व्यक्ति रहती है, खुद को ऐसा लगता था कि हम एक सामान्य है, बट उनके अंदर जो टैलेंट छुपा रहता था मैंने बहुत महसूस किया था। एक जैसे देखा जाए कि मैं, आपने अगर पूछा ही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे के कलाकार थे। तो ये आइडिया आया कहाँ से फिर? मुझे ऐसा लगने लगा, एक बार क्या हो गया कि मैं एक शॉप में परचेस कर रही थी मेरे खुद के कपड़े। वहाँ पे एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट आई और मुझे अच्छे से ऐसा बताया कि आप प्रज्ञा जी है? तो मैंने बोला हाँ। तो बोलते मुझे आपसे मिलना ही था और मेरा नाम रीटा गड़ा है। ओके। और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ मिल सकते हो? तो मेरा तभी छोटा सा एक क्लास था मुलुंड के अंदर, मैंने एड्रेस दिया और वो वहाँ पे मुझे मिलने के लिए आ गए। आप विक्रम जी विश्वास नहीं करोगे, उनका खुद का वो एल्बम लेके आए। okay. और मैं इतनी शौक हो गई वो एल्बम देख के, वाह इतनी बड़ी कलाकार छुपी हुई है इस एल्बम के अंदर। राइट। वो एल्बम के अंदर ही छुपी हुई थी। okay. उनका टैलेंट, माय गॉड, बहुत अच्छा टैलेंट था। तो मैंने बोला बच्चा तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है, तू इतना अच्छा है, तो तू लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? तेरी जरूरत है मार्केट के अंदर। तो बोलते मैम आप बताते हो, लेकिन वो जरिया क्या चाहिए? तभी अचानक मेरे अंदर से एक स्पार्क हुआ कि क्यों ना मैं ऐसे सब लोगों के, ऐसे तो बहुत सारे डायमंड्स पड़े हुए जी, इतने सारे डायमंड्स है, बट उनकी खुद की वैल्यू जो होती है वो अपने आप में तय करते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगा कि ऐसे सारे डायमंड को मैं चुनूं तो, और मैं उनके लिए एक ब्रिज बन जाऊं तो, और उनकी डायमंड की खरी कीमत उनको बताऊं। फैंटास्टिक, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, फिर सब डायमंड को सर्च किया और आज मेरे सारे बच्चे इस इंडस्ट्री में जो डायमंड बन के जब घूम रहे हैं ना, तो मुझे बहुत बड़ा प्राउड फील होता है, बहुत बड़े प्राउड फील होता है कि इतने सारे डायमंड हमारी इंडस्ट्री में मिले। बहुत सारे डायमंड से मैंने तो देखे हैं कि ये डायमंड हर जगह पे चमक रहे हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारा अच्छा नाम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन सभी लोगों को प्लेटफॉर्म आपके यहाँ से ही शुरू हुआ था। आपने भी कभी ऐसा सोचा था कि आप इंडस्ट्री में आओगे बाय लक या बाय चांस आ गए? कैसे आ गए? कभी सोच के आए थे कि हाँ भाई मुझे तो ब्यूटिशियन ही बनना है? स्टार्टिंग से जैसे आपने कहा आईब्रो आपने स्टार्ट किया था, तो पता था कि मुझे इस लाइन में आना है या फिर शौक था, हॉबी थी, आ गए? एक नशा होता है सर और जुनून होता है, और शायद मेरे अंदर स्पार्क था कुछ बनने का, और शायद ऐसा भी आप बोल सकते हो कि मेरे शायद सपने बहुत बड़े थे। ओके। और इतने बड़े सपने थे मेरे, बहुत बड़े सपने थे, लेकिन जिस माहौल से मैं निकली थी तब सिर्फ मैंने सोचा था कि मैं एक दिन बड़ी बनूंगी, और वो शायद सपने ने मुझे काम का नशा दिला दिया और नशा चढ़ गया, और वही नशा मुझे आज यहाँ तक लेके आया। आप बहुत एंजॉय करते हो, मैंने आपको देखा है स्टेज के ऊपर, आप पूरा
30 दिन में से मेरे को लगा 25 दिन तो आप ट्रैवल ही कर रहे हो, यस ऑफ कोर्स। और वो 5 दिन फिर आप फैमिली को दे रहे हो। और मेरे को बहुत 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 आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे उसमें से एक दिन दिया ताकि मैं ये शो को आपके लिए कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि हमारा इस इंडस्ट्री में जो इतना बड़ा कदम उठाना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। और आपने ये जो आप काम कर रहे हो ना, आपको शायद नहीं पता कि कितने लोगों को ये मैसेज जाएगा, इतना प्रेरणादायक मैसेज जाएगा और लोगों तक सबकी एक कहानी जाएगी, और शायद किसी किसी की कहानी बहुत अंदर तक चली जाती है जो आपके जरिए जाएगी। तो सबसे पहले तो थैंक्स मैं आपको कहता हूं। अरे मुझे थैंक यू बोलना है, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा जी, मुझे एक बात बताइए, प्रेरणा से एक बात याद आई, आपने रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट किया था बॉम्बे में, इसके पीछे कहानी क्या है? सेम वही कहानी है कि देखिए, अगर मैं कहूँगी कि जैसे रीता जी का स्टोरी था, वैसे आज की तारीख में भी देखा जाए सबके पास टैलेंट है जी, लेकिन सबके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट, बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में आप ये बात को मानते हो, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उनका अगर दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? राइट। अगेन मैं कहूँगी कि इतने अच्छे कलाकार है, बट उनकी कला अगर लोगों तक नहीं पहुँचती है तो वो कला का कोई मैंने, यानी कि ऑडियंस को एक सही कलाकार की जरूरत है और एक कलाकार को सही ऑडियंस की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने बहुत ग्रैंड वे पे शो किया, जो मेरी एक NGO स्थापित किया है, प्रज्ञा वेदांत महिला कल्याणकारी। अभी इसके पीछे मैसेज क्या है? महिला का कल्याण करना। बिल्कुल। और ये मार्च महीना पूरा एक वुमेन्स डे में जाता है, इसलिए मैंने उसी महीने को चूज किया कि पूरा मंथ में वुमेन्स डे का होता है, तो क्यों ना मैं ये इनॉग्रेशन में इसमें करूं और हर एक महिलाओं को अपना अधिकार और अपना टैलेंट को दिखाने का एक मौका दूं। बहुत ही बढ़िया आपका ये इवेंट है, बिकॉज बहुत कम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि वो कहते हैं ना कि हमें इंडस्ट्री से कुछ मिला तो इंडस्ट्री को फिर से वापस दो। और आपका तो एक NGO भी है जो इसी प्रकार से काम करता है, इसी चीजों के ऊपर काम भी कर रहा है और काफी टाइम से चल रहा है, और इसके अंदर से बहुत सारा टैलेंट भी बाहर आया है। सो गाइस, अगर आप नई पीढ़ी हो तो प्लीज आपको एक ही बात याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आपको करनी है, लेकिन अगर स्टार बनना है तो आपको प्रज्ञा जी को ही कांटेक्ट करना है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनके डिटेल्स मिल जाएंगे, इनकी वेबसाइट की डिटेल्स भी मैं डाल दूंगा और आपको उनको जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। प्रज्ञा जी, फ्यूचर के प्लानिंग क्या है आपके? यही इंडस्ट्री का ग्रो मेरे दिमाग में अभी रग रग में एक ही बढ़ गया है, ब्यूटी ब्यूटी एंड ब्यूटी। ब्यूटी के अलावा आप कुछ और सोचती नहीं सकते ना, ऐसा मतलब आपके दिमाग में ऐसे हमेशा ब्यूटी? क्योंकि इस इंडस्ट्री के वजह से तो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ सर। अगर मैं वहाँ पे, मुझे जब पैरालिटिक का अटैक आया, दैट इज 2005, उसके बाद में भी ऊपर वाले ने छोड़ा नहीं मुझे, 3 बार हार्ट अटैक आया, एंजियोप्लास्टी हुआ। ओके। तो मेरे अंदर एक बार बार वापस आना नीचे, तो एक ही मकसद रहा था कि मैं हर एक ब्यूटिशियन जो हमारे हिंदुस्तान में है उनको ब्यूटिशियन नहीं बनाऊंगी, परफेक्ट ब्यूटिशियन बनाऊंगी। तो ये परफेक्ट ब्यूटिशियन बनाने के लिए मुझे ये कारवां स्टार्ट किया है मैंने, और हर एक जगह पे जाके जहाँ पे अंडोवा निकोबार, वहाँ पे सूर्य के किरण शायद नहीं पहुँचते होंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान का कोई छोटा शहर मैंने नहीं छोड़ा है। आप ऑलमोस्ट, मुझे लगता है मैक्सिमम सिटीज कवर कर चुके हो। यस, ऑलमोस्ट स्टेट, यानी 95% स्टेट को मैंने कवर किया है। 95% स्टेट आपने कवर कर चुके हैं। फैंटास्टिक। मतलब आपके पास इतनी प्रेरणा आती कहाँ से? मतलब इसके पीछे का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? लोगों की भूख जो सीखने की, ओके, और मुझे उनको देने का। बस मेरा एक ही रहता है कि मैं 100% मेरा बेस्ट दूं, और जहाँ पे मुझे जितने भी मेरे पास जो सीखने के लिए आते हैं वो कहीं पे भी मेरे से आधे अधूरे न जाए, उनको बनाऊं तो मैं परफेक्ट बनाऊं। जब ये पैरालिटिक अटैक आया, आप बेड पे थे, लोगों ने तो आपको बहुत सारा डिस्करेज कर दिया होगा, ये तो कह दिया होगा यार करियर खत्म, लाइफ खत्म, फिर यहाँ तक डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया था मेरे हस्बैंड को कि आपकी बीवी अभी चलने के काबिल नहीं रहेंगे, बिकॉज इनको पैरालिटिक। अभी हम लोगों ने पैरालिटिक क्या होता है हमें भी पता नहीं था, हमें क्या लगा था होगा कुछ 3 महीने में, 2-3 महीने में हो जाएगा। तभी मैं कुछ
कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड कंपनियां थी, उनके लिए मैं प्रमोटर का काम करती थी। तो मैं कंपनियों की प्रमोटर थी, तो मैंने प्रोग्राम साइन किया था। और कुछ 40 प्रोग्राम मैंने साइन किया था और 2-3 प्रोग्राम के अंदर ही मुझे अटैक आ गया था। तो मुझे अगस्त में 30 अगस्त में मुझे ये अटैक आया और मेरे जनवरी के 300 मुझे देने के थे। तो जो मुझे मिलने के लिए आता था तो अंदर से मुझे थोड़ा सा दुख भी लगता था, लेकिन मैं उनको हमेशा कहती थी कि मैं 8 जनवरी को मैं स्टेज शो है मेरा और मैं जाऊंगी। तो वो लोग थोड़े हंसते भी थे कि ये पागल हो गई है। डॉक्टर का कहना था, सबका कहना था कि ये खड़ी नहीं होगी, लेकिन मैं हमेशा कहती थी मैं स्टेज पे जाऊंगी, मैं शो दूंगी, मेरा सेमिनार है, मुझे जाना है। ये अंदर से हमेशा, क्योंकि जो भी हम हमारा मैसेज जब देते हैं तो हमारा ब्लड सेल्स उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। एंड मेरे पास वो एक सीक्रेट था, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी है। तो मैंने वही पॉजिटिव सेंटेंस मेरे अंदर डालती गई कि मुझे वापस खड़ा होना है, मुझे वापस खड़ा होना है और मुझे वापस आना है। और ये सारा क्रेडिट अगर मैं किसी को दूंगी तो इस इंडस्ट्री को, कि ये इंडस्ट्री ने ही मुझे वापस खड़ा किया है, मेरे लिए दुआएं की, मेरे लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया, मेरे हस्बैंड को बहुत सारा सपोर्ट दिया और मुझे वापस खड़ा किया। इसलिए इस इंडस्ट्री के मैं इतनी ऋण मेरे ऊपर है कि मैं कभी एंड ऑफ द डे तक मैं उनके लिए जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। आप तो डेफिनेटली सभी के गुरु हैं, आपके गुरु कौन है? सच कहूँ, जिन्होंने सबसे बड़े गुरु तो मेरे बच्चे स्टूडेंट ही है, लेकिन अगर मैं सबसे बड़ा गुरु अगर मैं मानूंगी तो जिन व्यक्तियों ने मुझे क्रिटिसाइज किया होगा ना लाइफ में, होते हैं बिल्कुल, उनको शायद ऐसा लगा होगा कि मैं इनको डिग्रेड करने जा रही हूँ, बट वो लाइफ में सबसे बड़े गुरु मेरे रह चुके हैं। तो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया वही सिखा लेते हैं हम सभी लोगों को। यस, ये हमारी जिंदगी है। जिंदगी क्या है? जिंदगी तो सिखाती है। जिंदगी के अंदर जो लोग आपको क्रिटिसाइज, मेरे दोस्तों को मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ, कभी मायूस मत होना जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, उसको ही एक वेल विशर के मैसेज बन के आगे बढ़ो। बिल्कुल, बिकॉज मुझे भी याद है 2008 में जब मैं सैलून मैनेजमेंट के लिए बाहर निकला था तो मैं बोलता था सबको मैं भाई सैलून मैनेजमेंट सिखाता हूँ, तो क्रिटिसाइज तो सबने बहुत ही किया है। तो वही आपको प्रेरणा देती रहती है, नहीं और करके दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा, और हम चलते जाते हैं उस चीज से लेके। प्रेरणा जी, अगर आप इस लाइन में नहीं होते तो फिर आप क्या कर रहे होते? आपने बहुत सवाल ये कर लिया कि शायद अगर, क्योंकि मैंने तो जब आँख खोली तो मेरे सामने बहुत सारे बचपन में भी ऑप्शन थे, ये सीख वो सीख। आप विश्वास भी नहीं करोगे सर, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इतना स्ट्रगल वाला रहता था। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी पढ़ाई भी बहुत कम थी, मैंने शादी के बाद ही सारे अचीवमेंट्स किए हैं। मैंने जितना भी डिप्लोमा, जितना भी ग्रेजुएशन जो भी मैंने किया वो करस्पॉन्डेंट किया। और मैंने हमारे समाज के अंदर भी मेरा बहुत अच्छा खासा नाम, क्योंकि एक ऐसी फैमिली में से बाहर आई थी और मैंने ये सब किया। तो तभी कुछ लोग बोलते थे टेलरिंग का करो, कुछ लोग बोलते थे करो, लेकिन मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था। जब शादी करके आई थी तो कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम करना, आप बिलीव नहीं करोगे सर कि जो पापड़ रहते हैं ना पापड़, वो 100 पापड़ जब बेलते थे तो 3 रुपीज मिलते थे। 100 पापड़ बेलने के 3 रुपए, वो भी काम मैंने किया था। और आज मैं एक पारसमणि बन चुकी हूँ। बिल्कुल, जिसको भी आप टच करते हो वो गोल्ड बन जाता है। आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेज के ऊपर जिसने भी परफॉर्म किया है सब गोल्ड है आज की डेट में। लेकिन मैं यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि जिंदगी में सिर्फ डिप्रेस कभी नहीं होना है, सिर्फ आगे बढ़ने के ही सोचना है। आपकी सोच ही सब कुछ करती है। बिल्कुल सही कहा, ये डिप्रेशन तो हर बार आता है, लॉसेस भी होती है। कोई ऐसा चीज हुआ कि आपने कुछ हाथ डाला कॉन्फिडेंटली, अरे ये तो मैं पार कर ही जाऊंगी और लॉस हो गया? ऐसे इंसिडेंट जिंदगी में उड़ाव पड़ाव तो रहते ही है, लॉस आता ही है, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप बहुत डेयरिंग करते हो कोई शो के अंदर, तो बोलते हैं ना मुझे 100 में डेयरिंग करने के लिए मुझे यहाँ तक बोला जाता है कि तुझे सुसाइड करना है क्या? आपके घर वाले आपको मना कर देते होंगे ना, क्या कर रहे हो, क्या हो? पागल बोलते हैं। और जब भी आपको पता है कोई आपको बोले ना आप पागल है, उस दिन आपको समझना है कि यस, ये तो भाई मेरे लिए जब भी मैं पागल कोई आपको बोलता है तब उस दिन आपको बोलने का यस, यही मुझे सुनना था। और पागल जब आपको बोलते हैं तब समझ जाने का अभी सक्सेस के दिन आ गए। बिल्कुल, मेरे भी घर वाले जब बोलते हैं पागल हो गया तो मतलब समझ जाने का हाँ भी सही जा रहे हो, अभी सही जा रही हो। यही होता है। कभी क्लाइंट ने कोई अच्छा सिखाया?
ऐसी कोई इंसिडेंट के क्लाइंट के साथ हुआ और मजा आ गया, मतलब ये तो नई चीज थी, ये तो मेरे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट थी? यस, अभी आपने बराबर बताया सर। मैंने ना 15 साल सैलून में काम किया एज ए ब्यूटिशियन। अच्छा, एज ए ब्यूटिशियन मैंने सैलून का काम किया, जो सर्विस सेंटर बोलते हो आप, सर्विस बोलते हो, मैंने सर्विस प्रोवाइड किया। अगर आपकी इजाजत हो एक सवाल पूछना है, आप सैलरी कितनी मिलती थी उस टाइम पे शुरुआत की? तो एज ए ब्यूटिशियन सैलरी कितनी थी आपको? सर ब्यूटिशियन की दी नहीं, मैंने ली कितनी वो भी तो आप बताइए कि मैंने पहले जॉब भी किया है। बदलापुर जो मुंबई का एकदम कोने में आता है, वहाँ से घाटकोपर में मैं जॉब करने के लिए आई। और कितनी सैलरी मिलती थी? 600 रुपीज सर। 600 रुपीज? और उसमें से 35 रुपीज तो मेरे पास के चले जाते हैं। 35 रुपीज उसमें पास के चले जाते हैं। और मैं वहाँ से सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ती थी और रात को 9 बजे 10 बजे मैं घर पे पहुँचती थी। आजकल तो ब्यूटिशियन ऐसा है कि भाई नेक्स्ट स्टेशन पे जाने के लिए तैयार नहीं होती। और मैं बदलापुर से वहाँ तक जाती थी, बदलापुर से घाटकोपर सर्विस करती थी पार्लर। वो भी सुबह के टाइम पे जो भीड़ होती है, हमने देखी है हमारी लोकल ट्रेन की, उसमें आप एकदम घुसना पड़ता। तभी तो बदलापुर में 3 ट्रेन थी गिन के। 3 ट्रेन थी? ये कौन सी ईयर की बात है? सुबह यानी 84-85 की बात है। 84-85 में मेरा पहला दिन होगा शायद स्कूल का। तभी की बात है सर। और जमाना अलग था, आज जमाना अलग है। आज की सोच और पहले की सोच भी बहुत अलग थी। अगर आप बोल रहे हो कि आपका टर्निंग पॉइंट कैसे आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिर उस सैलून में, सर्विस एरिया में मैं भी काम करती। थोड़ा दिन जॉब करने के बाद में मैंने सैलून, जैसे मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया मैंने। तो वहाँ पे जब क्लाइंट और एक एज ए ब्यूटिशियन के बीच का जो प्रॉब्लम आता था ना, वो मुझे सिखा के जाता था। क्लाइंट की मेंटालिटी क्या होती है? कम समय, कम बजट, बराबर, बेस्ट रिजल्ट, राइट, उसको चाहिए। और ये मुझे सिखा के गया। तभी मैंने सोचा कि अगर अभी मैं ये क्या कर सकती हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, ये तो मेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी, बट इंडस्ट्री को क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल। तभी मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट में कदम रखा और प्रोडक्ट की शुरुआत की, और मेरा खुद का ब्रांड नेम डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत के नाम का मैंने प्रोडक्ट निकाला। और ये लॉन्च आपने कब किया था प्रोडक्ट का? मेरा GTV के ऊपर ही मेरा ये लॉन्चिंग हुआ था। शुरुआत मेरी वहाँ से ही हुई थी और बड़ा परिणाम में उन्होंने मेरा लॉन्च करवाया था। और ये होगा 89 के आसपास ही होगा। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट इंडिया के मैक्सिमम जगह पे आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आज की डेट में। और आपने बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनाया है, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और वो सारे स्टोर ओनर्स को, ब्यूटी शॉप ओनर्स को, अगर प्रज्ञा जी के प्रोडक्ट्स अगर आपके पास नहीं हो, अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करना चाहती हो, तो प्लीज नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रज्ञा जी, आप तो नॉमिनेटेड हो बहुत सारे अवार्ड्स के लिए, और आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते भी हैं। डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत तक तो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आता है कि आपने बहुत सारे कोर्सेज भी किए थे जिसके ऊपर आपने रिसर्च वगैरह भी किया है, एंड आपको ये पदवी मिली है। ये कला गुरु का चक्कर क्या है? आर्टिस्ट के अंदर टीचर का प्रवेश होता है, तब कला और गुरु का संगम होता है, और यही कला गुरु की पदवी से मुझे नवाजा गया है। मुझे 3 बार बेस्ट टीचर का पहले अवार्ड दिया गया, क्योंकि देखो आर्टिस्ट तो सब कुछ होता है, सबको ही होता है, बट जब वो आर्टिस्ट वही कहलाता है जो अपनी टैलेंट को, आर्ट को अच्छी तरह से सामने वाले को, कंटेंट को डिलीवर करे। और आपके इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट टीचर कौन है, जो हाँ भाई ये बहुत अच्छा सिखाते हैं? ऐसा देखा जाए तो सब अच्छे सिखाते हैं, लेकिन मैं उदय सर को अच्छा ये बोल सकती हूँ, मेरे भी फेवरेट है उदय सर। मतलब जो डायनामिक बेस्ट टीचर है और बहुत अच्छी तरह से अपने कंटेंट्स को डिलीवर करते हैं। और ऑफकोर्स मैं वीणा देसाई को पहला प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि वो मेरी बहुत बेस्ट टीचर है। कोई ऐसी चीज है जो आपको इंडस्ट्री में नहीं पसंद है, यार ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है इंडस्ट्री में जो हो रहा है? सर है कुछ बातें ऐसी, एक ही टॉपिक को लेके वो हमेशा सोचते रहते हैं, इसमें ही हमें पैसा डालना चाहिए सीखने के लिए। जैसे कि आज हेयर स्टाइल और मेकअप, ऑफकोर्स देखो हमारे सैलून की जो बिल्डिंग होती है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर खड़ी होती है। सर सुनिए आप ध्यान से, कि हमारी पार्लर की जो बिल्डिंग है सैलून की, वो कॉन्फिडेंस के ऊपर खड़ी होती है, और कॉन्फिडेंस के जो पिलर है उसका नाम है नॉलेज जी। तो जो नॉलेज है वो उसका नाम है पिलर का, हेयर, स्किन और मेकअप। ये 3 जो टॉपिक है उसके ऊपर हमारा पार्लर खड़ा है। तो आप क्या सोचते हो कि एक अगर कोई वीक है तो बिल्डिंग थोड़ी हिलेगी? बिल्कुल। आप देखना
अगर आपके पास अगर नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, क्लाइंट के साथ कॉन्फिडेंटली आप कन्विंस करोगे। लेकिन अगर आपका एक पिलर अगर कमजोर है तो आपकी जबान लड़खड़ाएगी। सो मेरा एक ही इन लोगों को मैसेज है कि मैंने हर एक स्टेट में गई हूँ, आप चाहे छत्तीसगढ़ बोलो, उड़ीसा बोलो, MP बोलो, राजस्थान बोलो, मेकअप का अगर कुछ सेमिनार रहेगा तो पूरा हॉल पैक रहता है और वहाँ पे डालते हैं। बट जब स्किन के ऊपर सीखना है तो उनको एक ही मन में दिमाग में है कि ये क्या सीखना है, बट हम किसी के चेहरे के साथ खेलते हैं, किसी की स्किन के साथ खेलते हैं। तो वो साइंटिफिकली जो साइंस से फंडामेंटल वो हमें सीखना चाहिए। तो मेरा एक मैसेज है सब बच्चों लोगों को कि अगर आप सैलून चलाते हो, आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आप सैलून चलाते हो तो तीनों पिलर को मजबूत कीजिए। हेयर का भी पिलर मजबूत होना चाहिए, स्किन का भी पिलर मजबूत होना चाहिए और मेकअप का भी पिलर। तो ये बिल्डिंग कॉन्फिडेंट की जो है वो बहुत ही अच्छे से भाग पाएगी और रन करेगी। प्रज्ञा जी, कोई एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, बोले ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, ये नहीं होगा ना तो मैं काम नहीं कर सकती? सर मेरे पास सरस्वती की देन है और मैं हमेशा उसको रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे सरस्वती लोगों को देने के लिए मुझे चाहिए माइक। तो मेरा जो हथियार है, मेरा जो टूल्स है वो है माइक। डेफिनेटली ये जितने भी हमारे इसमें स्टार्स आते हैं ना, ये स्टार्स लोगों को भी पता होगा कि अभी माइक तो चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली यस। कौन सी फेवरेट सिटी है या ऐसी कोई सिटी है जिसमें आप जाना चाहोगे भाई यहाँ तो रिक्वायर्ड है ही है एजुकेशन? राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहाँ पे जब भी मैं गई हूँ तो लोगों ने मुझे बहुत संवारा है और बहुत रिस्पेक्ट दिया है। और छत्तीसगढ़ की तो मैं इतना ही कहूँगी कि एक बार सिर्फ मुझे आधा घंटे का स्टेज दिया गया था और बोला गया था कि आपको सिर्फ आधा घंटे में ही बोलना है और आपको कंप्लीट करना है। और मैं तभी स्किन के ऊपर ही कुछ अवेयरनेस के लिए ब्यूटिशियन के बारे में बोला। आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं 1 साल के अंदर 10 बार छत्तीसगढ़ वालों ने मुझे बुलाया। अरे वाह। और इतना मुझे मेरे नॉलेज को संवारा उन्होंने और इतना ही बोला कि नहीं आपकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और वैसे ही राजस्थान, जयपुर के अंदर मैं गई थी और ये पहली बार मैं राजस्थान गई जयपुर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा था कि जयपुर के अंदर तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी है, बहुत बड़ा ये है, शायद मुंबई के आर्टिस्ट को यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन सेम छत्तीसगढ़ के जैसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। साल के अंदर अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने काम किया है हिंदुस्तान के अंदर तो जयपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर और नासिक, जहाँ पे सबसे ज्यादा बार मैं रिपीट हुई हूँ। ऑर्गेनाइजर खुद ऐसा बोलता है कि हमारी लाइफ के अंदर अगर मैंने रिपीट किया है तो ये मैम को किया है। अरे वाह, बढ़िया। उस सिटी में मैं रिपीट बिकॉज ऑफ ऑडियंस का प्यार। कोई आपका ऐसा कोई सीक्रेट ड्रीम या एम्बिशन है? बहुत बड़ा मिशन है, बहुत अंदर की एक ख्वाहिश है कि देखो 3 बार तो ऊपर से नीचे आई हूँ, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी जी के जाना चाहती हूँ कि हर एक हिंदुस्तान की ब्यूटिशियन खड़ी होके बोले कि मैं प्रज्ञा वेदांत हूँ। बस ये मेरा मैसेज है। और मैं कहना चाहती हूँ विद्या दानम सर्वदानात् प्रदानम। सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो है विद्या का। तो बस आप विद्या को बांटिए और आपके अंदर प्रज्ञा वेदांत को जिंदा रखिए। मेरे हर स्टूडेंट को मेरा मैसेज है, हर बच्चों को मेरा मैसेज है। प्रज्ञा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। हालांकि आप रिसेंटली एक नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किए गए हुए थे। हाँ जी। एंड प्लस आप किसी प्रेसिडेंट भी हो एक संस्था के जो कि फूड एंड ड्रग एसोसिएशन से बिलोंग करता है। एम आई राइट? मतलब मुझे जहां तक मुझे पता है, तो इसके बारे में कुछ आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे? सर मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम करती थी, तो कुछ लोगों की मेरे ऊपर नज़र थी और उन्होंने एक कंज्यूमर ऐसा अपना संस्था बनाया था जो फूड एंड ड्रग्स के ऊपर काम करता है, ह्यूमन राइट्स, यानी कि हमारे क्या राइट्स बनते हैं और क्या एक्चुअल में हमारी इंडस्ट्री को देना चाहिए, हमारे क्लाइंट के जो सर्विस जो है वो प्रॉपर जा रही है या नहीं, वो उसके ऊपर वो संस्था काम कर रही है। तो उन्होंने मेरे इतने सालों का अनुभव के देखते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट मुझे बनाया है। हालांकि फैंटास्टिक, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। इतनी सब आप मैनेज कैसे कर लेते हो? आप घर भी मैनेज करते हो, आप तो दादी भी हो
और उसके साथ साथ आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। 25 दिन तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप महीने के बाहर हो, ऑर्गेनाइज भी करते हो, ट्रेनिंग भी देते हैं और ये सोशल सर्विस भी करते हैं। इतनी एनर्जी आती है आपके पास। मैं राज बताऊं? हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इनका राज प्रज्ञा जी देने वाले हैं। बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड? यस। मेरे जितने भी सराउंडर है जी, वो सारा मेरा परिवार है। मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके बिना। आज मेरा जो परिवार के अंदर में देखा जाए तो नीता जी है, पप्पू सर है, मेरे जितने भी ट्रेनर है, सबको पता है मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ बोलती हूँ, बट मेरा जो परिवार है वो सारा मैनेज करता है। मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ लेकिन मेरा सारा काम वो लोग हैंडल करते हैं। तो अगर आपका एटीट्यूड सही है, अगर आप उनके लिए एक न्याय की तरह काम करते हो तो आपकी टीम आपका परिवार बन जाता है। और वही मेरा एक राज है कि मुझे सराउंडर जितने भी लोग मुझे मिले हैं सारे पॉजिटिव लोग हैं और मेरे लिए जब भी मैं एक आवाज उठाऊं तो वो खड़े हो जाते हैं। इंडस्ट्री में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहा है, पप्पू सर कौन है? मेरा हनुमान है। बिग बॉस ने उनका नाम रखा था हरीश भाटिया जी ने। ओके। कि प्रज्ञा जी का हनुमान को बुलाइए, तो मैं सोच में पड़ गई थी ये क्या है। तो बोले मैम आपका वो आप सीता जी हो और आपका हनुमान है आपका पप्पू सर, क्योंकि उनके बिना मैं अधूरी हूँ और मेरे बिना वो अधूरे रहते। वो मेरा बच्चा है और आज मैं जो भी इतना ग्रो किया है उसके पीछे अगर क्रेडिट उनका जाता है तो वो उनका भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, मेरा पैरालिटिक का एक्सरसाइज करने के लिए आते थे और आज मेरी कंपनी के पार्टनर बन गए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पिरेशनल है। प्रज्ञा जी, अगर आप अगर ऐसे ही अगर जैसे अभी हरीश जी का बिग बॉस, वो तो हमारे बिग बॉस हैं और हम लोग लाइक ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन ऑल्सो, तो अगर वैसे देखा जाए तो आप किस आर्टिस्ट को ऐसा अगर ऐसे, वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सभी अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे होते ना कि काश मैं ये आर्टिस्ट होती तो वो कौन होता? मेरी इंस्पिरेशन जैसे मेरे रोल मॉडल समझा था जब से मैंने आँख खोली थी इस इंडस्ट्री में और मैंने उनके साथ काम करना भी स्टार्ट किया था। और मेरे लिए वेल विशर भी मैं कहूँगी कि मेरे बारे में हमेशा वो अच्छे सोचते हैं और वो खुद इतने लेवल पे है, लेकिन जब वो स्टेज के ऊपर जाते हैं तो वो इतना ही बोलते हैं कि मैं प्रज्ञा जी के सामने छोटी हूँ। और वो मेरे लिए आदरणीय है वीणा देसाई जी है। वीणा देसाई जी? यस जी हाँ, वीणा देसाई जी। अगर आप स्टार नहीं होते और अगर आप किसी के असिस्टेंट होते तो किसके होते? ऑफ कोर्स वीणा देसाई जी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, कहीं ना कहीं मेरे वो गुरु है, आदरणीय है और वो मेरे सबसे बड़े वो मेरे वेल विशर है, क्योंकि वो आज इतनी बड़ी महान हस्ती है लेकिन वो जब भी स्टेज के ऊपर मुझे देखती है तो स्टेज में ऑडियंस को इतना ही कहती है कि मैं प्रज्ञा जी के सामने इतनी बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। यही तो बड़ी बातें जो होती है और जो कहते हैं ना हम्बल रहने के कारण ही तो हम लोग स्टार्स बन पाते हैं। प्रज्ञा जी, हेयर एंड ब्यूटी तो सब ठीक है, इसके अलावा कोई और भी हॉबीज हैं आपकी? कभी कभी जैसे कि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। आपका फेवरेट खाना? पाव भाजी। पाव भाजी? और पाव आप घर पे बनाते हैं? यस। कभी तो मैं आऊंगा आपके घर पाव भाजी खाने के लिए। मेरे खाने की टेस्ट सब, मैं पहले जब मैं खाना बनाती थी तो पूरे सोसाइटी के लोग मेरे खाने के दीवाने थे, इवन मेरा पूरी फैमिली। आज की तारीख में भी अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं कभी चौका छोड़ती नहीं हूँ और मेरे खाने के लिए सबको दीवाना कर देती हूँ। और मुझे आज की तारीख में किचन में जाने का मौका मिला तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। और किचन में अगर वैसे अगर टाइम नहीं मिले, अगर आप स्टेज पे नहीं हो या किचन में नहीं हो, फ्री टाइम में, तो वैसे आप क्या करना पसंद करते हो? कभी कभी गाना सुनना, पुराने गाने के। पुराने गाने तो हमेशा एक चार्म बनाए रखते ही हैं हर चीज को लेके। ग्रेट ग्रेट। नई जनरेशन में से अगर आप किसी को देखते हो कि हाँ भाई ये स्पार्क है, आज कल ये बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, ऐसा कोई आर्टिस्ट है? सब देखो, सारे बच्चे बहुत अपने आप में आर्टिस्ट है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे स्टेज के ऊपर कोई ऐसा, जैसे मैं बड़ा स्टार भी बोलूं और छोटा बच्चा स्टार बोलूं, वो मेरे स्टेज के ऊपर आ चुका है आज की तारीख में। जी। कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ स्टेज शेयरिंग किया है और वो मेरे साथ स्टेज शेयरिंग किया है, तो सब बच्चे के अंदर मैंने स्पार्क देखा है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ, इस इंडस्ट्री के पूरे बादशाह और उनका एक बच्चा है मोनिश, किशोर भाई के लड़के। यस। ओके। अगर मैं कहूँ तो वो बहुत बड़ा स्पार्क कर सकता है
जैसे उन्होंने उनके पापा ने इस इंडस्ट्री को हिला दिया था वैसे वो हिला सकता है। जी, हमारी यही शुभकामना रहेगी कि मोरिट बहुत बड़ा धमाका करे आने वाले, और इन फ्यूचर हम लोग भी उनको बहुत बड़ा स्टार बनते हुए देखेंगे। आने वाली नई पीढ़ी के लिए आपकी क्या राय है और उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आने वाली पीढ़ी को मैं बस इतना ही कहूंगी, सीखते रहो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। हर दिन अपने आप को अपग्रेड करो, क्योंकि आज कंप्यूटराइज जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। जरूर कीजिए कंपटीशन, लेकिन बिजनेस में ना करते हुए क्वालिटी में कंपटीशन कीजिए। वाह वाह वाह। बिकॉज कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये इतना कर लेता है तो मैं इतना लूं, ये हो गया बिजनेस की कंपटीशन। लेकिन अगर ये सोच के आप काम करोगे कि वो इतना लेता है इससे मैं डबल लूंगा, लेकिन मेरी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करूंगा, एंड दैट इज ग्रो। वहाँ पे उनका ग्रो की शुरुआत होती है। तो मैं हमेशा मेरी नई पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कभी भी हर दिन कुछ नया सीखिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें हमारे पेरेंट्स हमें जो भी देते थे हम वो खाना खाते थे, लेकिन आज की तारीख में वही खाना हमारे बच्चों को हम देंगे तो अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नया चाहिए। जी। तो हमारे क्लाइंट भी ऑफकोर्स वही चाहते हैं कि 4 साल पहले आई थी तभी भी मुझे आप यही दिया था, तो आज कुछ मुझे नया चाहिए। तो आपके सैलून के अंदर, आपके टैलेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सुपर डायनामिक पर्सनालिटी द आयरन लेडी प्रज्ञा वेदांत जी, जिनकी बहुत इंस्पिरेशनल कहानी थी। प्रज्ञा जी, जाने से पहले हमारे यहाँ पे एक प्रथा होती है कि आपको एक अच्छी सी शायरी बोलनी पड़ेगी चाय के ऊपर। ऑफ कोर्स चाय ने तो धमाल कर दिया है, अर्ज क्या है? इरशाद इरशाद इरशाद। सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पे ले लीजिए। वाह 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 वाह। तो थैंक यू वेरी मच प्रज्ञा जी, आपका शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को कुछ एक मोटिवेशनल मिला। और बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना है। परिस्थिति हर एक समय आता ही है, बट आप अगर सोचोगे, यहाँ पे लाओगे, तो वो परिस्थिति वही करेगी। सो हमेशा थिंक पॉजिटिव जी एंड गो पॉजिटिव। आप आगे बढ़िए, आपकी सक्सेस आपका रास्ता देख रहे हैं, तो बस आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।